Hey everyone, welcome to My Education. This is Jagprasad Singh. I'm co-founder of My Education and a digital entrepreneur. तो स्वागत है आपका इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स में। ये इस कोर्स का पार्ट 1 है और कई सारे पार्ट्स आएंगे जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा और क्या क्या सीखने वाले हो आप इस कोर्स में वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्या है। ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अगर आपको पता है इट्स गुड, जिसको नहीं पता है ये जो डिस्प्ले है इसे मॉनिटर कहा जाता है, इसे कीबोर्ड कहा जाता है और ये माउस है और इसके ऊपर जो माउस को यूज़ किया जाता है इसे माउस पैड कहा जाता है और इसे सीपीयू कहा जाता है। ओके, और ये जो बॉक्स है, ये जो डब्बा है, इसे कैबिनेट अलग से कहा जाता है। ठीक है, इसमें सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव भी हो सकता है और यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। ओके, और पावर बटन इसमें होता है। तो ये थे डेस्कटॉप कंप्यूटर का बेसिक चीज़ है। अब बात आती है ये कोर्स आखिर है किसके लिए। ठीक है, तो देखो ये कोर्स उन सब के लिए है जो कंप्यूटर सीखना चाहता है। ओके, और स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो अगर आप डीसीए कर रहे हो या फिर आप बीसीए कर रहे हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इस कोर्स में डीप नॉलेज आपको दूंगा। ओके, तो देखो कोर्स को आगे बढ़ाने से पहले एक प्रश्न, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप इस टाइकूनप्रेन्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्या क्या सीखने वाले हो आप इस कोर्स में। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यस, ये जो चैप्टर है इसी पार्ट में आपको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और सेकंड है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने वाले हो। जैसे मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैकिन्टॉश पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। विंडोज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटाबेस कंसेप्ट्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग और इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, और लास्ट में कंप्यूटर सिक्योरिटी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में देखो हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन बैंक होगा जिसे मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा आपको, और साथ में लास्ट में फुल फॉर्म्स डिस्कस करेंगे और टेक्निकल वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं आपको इस कोर्स में। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज है, आपके लिए एक जर्नी है बेसिक से एडवांस तक जाने के लिए कंप्यूटर लर्निंग में। ठीक है, तो इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो सबसे पहला देखो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चलते हैं, फिर आप बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? देखो इस कोर्स में मैं इंग्लिश लेके चलूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश और थोड़ा बहुत हिंदी, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब फिर जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। देखो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that manipulates information or data according to set of instructions. It has the ability to store, find, arrange information, calculate amounts and control other machines. देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो डेटा और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करती है इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। ओके, और इसके पास एबिलिटी है स्टोर करने का, फाइंड करने का, अरेंज करने का इंफॉर्मेशन को, और साथ में कुछ अलग मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकती है। अब बात आती है मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। देखो कई सारे बुक्स में अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है। बेसिकली दो ही मीनिंग होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन हो तो दोनों में से एक आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो जैसे देखो द वर्ड कंप्यूटर हैज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, इसमें अब इंग्लिश है तो कंप्यूट एक वर्ड है जो इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। पहला मीनिंग ये है। ठीक है, अब दूसरा मीनिंग देख लेते हैं। कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द लैटिन पुटेर which means both to think and to prune। अब प्यूटर का मतलब क्या होता है? सोचना और साथ में कैलकुलेट करना भी। तो ये देखो ये दो मीनिंग ही होता है हर एक बुक में, या तो फिर एक ये होगा इंग्लिश वर्ड से निकला हुआ होगा या फिर लैटिन वर्ड से निकला हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों ही मीनिंग सही है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूं, अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो बस आप देखते जाओ। ठीक है, समझते जाओ, आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा पूरा कोर्स। थोड़ा बहुत भी अगर आपको शुरू में नहीं समझ में आता है, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज। ओके, तो बेसिकली देखो कंप्यूटर का 4 फंक्शन होता है। ठीक है, पहला हो गया इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट और फोर्थ स्टोरेज। ठीक है, हम चारों को समझेंगे आखिर ये है क्या, प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊं कैसे क्या है और क्या काम करता है कैसे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो इनपुट क्या होता है? व्हेन अ कंप्यूटर और डिवाइस इज रिसीविंग अ कमांड और सिग्नल फ्रॉम आउटर सोर्सेज द इवेंट इज रेफर्ड टू एज इनपुट
टू द डिवाइस। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक कंप्यूटर जब कोई कमांड या सिग्नल रिसीव करता है आउटर सोर्सेस से, आउटर सोर्सेस मतलब कीबोर्ड से या माउस से, ठीक है, तो उस इवेंट को कहा जाता है इनपुट। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, माइक में, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है कहाँ पे? स्पीकर्स में। तो ये जो मैं माइक में बोल रहा हूँ इससे इनपुट कहा जाता है। अब देखो समझने के लिए मैं बताता हूँ कैसे क्या है। जैसे देखो ये है हमारा कंप्यूटर, ठीक है, और ये हो गया कीबोर्ड। ड्राइंग में मत जाना, ड्राइंग ख़राब है आई नो दैट, ड्राइंग में मैं उतना अच्छा था नहीं। तो देखो ये हो गया माउस, ठीक है। अब देखो मैं कीबोर्ड में मैं क्या करता हूँ, माउस और कीबोर्ड के द्वारा मैं 1+1 ये लिखा मैंने, ठीक है, ओके। तो जो 1+1 मैंने लिखा, ये क्या हुआ, इसी को बोलता है इनपुट। मैंने क्या किया, ये देखो आउटर सोर्सेस से मतलब कीबोर्ड और माउस के द्वारा मैंने इनपुट भेजा किसको? कंप्यूटर को, ठीक है। 1+1 मैंने लिखा, तो ये जो मैंने भेजा, ये जो मैंने लिखा, तो इसी को बोलता है इनपुट। समझ में आ गया आपको? बाहरी चीजों से, बाहरी चीजें क्या? कीबोर्ड और माउस के द्वारा, ओके। अब नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है? देखो, इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन which is meaningful to the users and it can be print out, calculations, comparison, etc. देखो प्रोसेसिंग सीधा सा समझो, यह एक एक्शंस का सीक्वेंस होता है, ठीक है, और ये कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल चीज में जो यूजर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही मीनिंगफुल होता है। अब देखो जैसे आप प्रिंट आउट निकालने जाते हो, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट का, तो आप उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हो? पहले स्कैन करते हो, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपको प्रिंट आउट मिलता है। वो प्रिंट आउट क्या होता है? आपके लिए मीनिंगफुल होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है प्रोसेसिंग। अब देखो यहाँ पे समझने के लिए देखो, ये जो हमने 1+1 लिखा, तो ये जो अब इक्वल हम करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग। अब समझो कैसे, 1+1 हमने लिखा, तो इसका आंसर भी तो आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो जो ये प्रोसेसिंग करके 2 देगा, ठीक है, इसी को बोलता है प्रोसेसिंग। अगेन मतलब पीछे में जो काम चल रहा है ना, बैक एंड में कंप्यूटर का। जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने सर्च किया ब्राउजर में, तो उसके बाद जो आंसर आया वो क्या था? ये प्रोसेसिंग था। आपने सर्च किया कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए और वो सर्च करके आपको लाके दे दिया। तो जो सर्च किया तो वो क्या था? एक प्रोसेसिंग ही था, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो गया प्रोसेसिंग आपका, है ना। पहला 1+1 ये हो गया इनपुट, ठीक है, और ये जो हुआ ये हो गया आपका प्रोसेसिंग, है ना। 1+1 को जोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आउटपुट। इट मेक्स प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूजर्स। इट इज मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आउटपुट क्या होता है? ये डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद वो यूजर को दे देता है, ठीक है। जैसे किसी यूजर को कोई चीज चाहिए था, ठीक है, उसने उस चीज को सर्च किया वहां पे और उसके बदले में उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल गया। जैसे क्या, हमने 1+1 इनपुट किया, ठीक है, इसको प्रोसेस किया, हमें इसका आंसर चाहिए था। सपोज आपको नहीं पता 1+1 क्या होता है, तो आप 1+1 किए, उसके बाद इसको प्रोसेसिंग किए, उसके बाद ये जो ये आया रिजल्ट, इसी को बोलता है आउटपुट। समझ गए आप? इसी को बोलता है आउटपुट। मतलब आपका डिजायर क्या था कि आपको जानना था कि 1+1 क्या होता है, तो आपको ये रिजल्ट मिल गया, तो इसी को बोलता है आउटपुट, ठीक है। समझ में आ गया? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल क्वेश्चन करना, ठीक है। आपको आंसर मैं देने का बिल्कुल प्रयास करूंगा, ठीक है। और लास्ट में देखो स्टोरेज। देखो आप सबको पता है स्टोरेज क्या होता है, मतलब जहाँ पे हम डेटा को रखते हैं। मोबाइल में भी स्टोरेज होता है ना। तो इट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। आप परमानेंटली अपना डेटा को आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, है ना। It is used to store information during the time of program execution and possible to get any time of information from it. जैसे देखो आप कोई किसी चीज का फोटो खींच लेते हो, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट का, है ना। उस फोटो को आपने सेव करके रख दिया। तो जो आपने सेव करके रखा, क्यों सेव करके रखा? क्योंकि जब आपको टाइम मिलेगा, जब आपका काम आएगा उस फोटो का, तो आप उस फोटो का यूज करोगे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे कहा जाता है कि आप स्टोरेज में ये सारी चीजें कर सकते हो, है ना। जब आप कोई काम करते हो और आपको किसी चीज को सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है, ताकि आपका बाद में काम आए, तो आप ये चीजें स्टोरेज के थ्रू करते हो। ओके, स्टोरेज भी समझ में आ गया। बाकी आप यहाँ पे देखो, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो इनपुट फंक्शन क्या होता है?
देखो इनपुट में क्या क्या डिवाइसेस आता है जहां से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। यहाँ पे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं ना, इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को, ऑर्डर दे सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, माइक्रोफोन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ आपसे, है ना, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है किस पे, स्पीकर पे, तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। देखो यहाँ पे स्पीकर है ना। स्कैनर, आप स्कैन करते हो किसी चीज को, लेकिन आपको जो मिलता है आउटपुट में वो क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो आपको मिलता है प्रिंटर से, ठीक है। उसके बाद हो गया कैमरा, कैमरा का भी बता चुका हूँ मैं, है ना, फोटो खींचते हो तो वो सेव रहता है। सेंसर हो गया, और प्रोसेसिंग कैसे होता है, रैम और रोम के थ्रू होता है, ठीक है। और डेटा जो स्टोरेज होता है, स्टोर होता है, वो कहाँ पे होता है, HDD में होता है, हार्ड डिस्क SSD में होता है, मेमोरी में होता है, पेन ड्राइव्स में होता है। उसके बाद आउटपुट हो गया, आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, है ना, स्क्रीन प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइसेस में आती है। तो आपको समझ में आ गया इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का फीचर क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशंस बिल्कुल रिमेंबर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कई सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि कंप्यूटर का फीचर क्या क्या है, जो पहले अभी डिस्कस किया, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर का फीचर क्या क्या होता है। तो पहला देखो स्पीड। यस, कंप्यूटर का स्पीड बहुत होता है ना, जो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें कंप्यूटर कर देता है। यहाँ पे देखो, द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। सोचो, एक सेकेंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शन को संभाल सकता है ये, ओके। तो ऐसा नहीं होता है जैसे कंप्यूटर में आप गाना भी सुन रहे होते हो, कोई काम भी कर रहे होते हो, है ना, वीडियो भी चला सकते हो, कोई गेम भी चला सकते हो, साथ में बहुत सारे आपको टैब्स मिल जाते हैं सारी चीज़ें करने का कंप्यूटर में, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये प्रोसेस कर सकता है, सोचो, ओके। एक्यूरेसी, देखो एक्यूरेसी का क्या बात बताएं, है ही एक्यूरेट, है ना। कंप्यूटर्स प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस। बहुत ही एक्यूरेट होता है। अगर आप 999 प्लस 599 अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो आपको चट से एक्यूरेट आंसर देता है। हो सकता है आप गलत कर दे, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल गलत नहीं करेगा, चाहे कितना भी कुछ भी कैलकुलेशंस करा लो, है ना, ये आपको एक्यूरेट ही देगा, ओके। नेक्स्ट हो गया स्टोरेज कैपेसिटी। बिल्कुल, कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, है ना। 32 GB का, 30 GB का, ये सारे आते हैं, 100 GB का, 120 GB का। तो इस तरह का स्टोरेज कैपेसिटी होता है आपका डिस्क का, है ना। तो उसके हिसाब से आप कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकते हो, है ना। 1 TB भी होता है, बहुत ज़्यादा आप डेटा रख सकते हो। उसका वर्सेटाइलिटी, बिल्कुल अक्षय कुमार होता है कंप्यूटर ये कंप्यूटर अक्षय कुमार का तरह होता है, वर्सेटाइल, ओके। देखो, कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। आप बहुत सारे काम एक साथ में कर सकते हो, आप गाना भी सुन सकते हो और साथ में वर्ड में काम कर सकते हो, पावर पॉइंट में काम कर सकते हो। तो बहुत सारे काम एक साथ आप यहाँ पे कर सकते हो, और आजकल मोबाइल में भी कर सकते हो। हम बात करेंगे मोबाइल का भी कि मोबाइल किस कैटेगरी में आता है कंप्यूटर का, ठीक है। ऑटोमेशन, बिल्कुल, वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी टास्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज इट वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। बिल्कुल, देखो अगर आप सपोज कोई डॉक्यूमेंट है ना, उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंटर में जाके स्कैन करते हो, है ना। तो स्कैन करने के बाद जो आपको वो प्रिंट आउट मिलता है, तो वो क्या है, आपने कुछ भी किया, आपने कुछ नहीं किया, बस आप स्कैन के लिए वहाँ पे डाले और वो स्कैन करके आपको आउटपुट में प्रिंट आउट दे देता है, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस एक इंस्ट्रक्शन देते हो आप और वो कर देता है। चाहे आप 50 पेज निकालो, 100 पेज निकालो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता उसके बाद। तो ऑटोमेशन बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है एक कंप्यूटर में, और कंप्यूटर का फीचर बेस्ट है। देखो, डिलीजेंस, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग होता है ये कंप्यूटर, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। देखो, ह्यूमन बींग्स, है ना, अनलाइक ह्यूमन बींग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम बोरिंगनेस, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एटसेट्रा, कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स। बिल्कुल, देखो इंसान का तरह इसमें बोरिंगनेस नहीं होता है कि नहीं बोरिंग लग रहा है काम करते करते तो नहीं करेंगे, थोड़ा देर बात करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। टायर्डनेस, थक गए, ऐसा नहीं होता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन की कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं काम पे, होता है ना, इंसान में ऐसा होता है, बट कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर घंटों घंटों काम कर सकता है बिना कुछ भी एरर क्रिएट किए, ठीक है। तो ये है इंटेलिजेंस। उसके बाद सीक्रेसी, बिल्कुल बिल्कुल सीक्रेसी है। देखो, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज
रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉग इन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। आपको पता है आप कंप्यूटर में पासवर्ड लगा सकते हो, है ना, तो सीक्रेसी बिल्कुल मेंटेन रहता है आपका। और आज की डेट में लोगों के पास तो मोबाइल है, और आपको पता है कि हर एक मतलब 99% लोगों का जो मोबाइल होता है वो रॉ का एजेंट का मोबाइल होता है, फ़ोन होता है, ठीक है। उसमें पासवर्ड खतरनाक लगे रहते हैं, तो कोई डेटा आप ले नहीं सकते हो उस मोबाइल से, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, है ना। तो सीक्रेसी तो देता ही है। उसके बाद रिलायबल, बिल्कुल रिलायबल होता है ना। कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग्स। आप ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो कंप्यूटर पे, और ये बात सच है ना। आप सोच के देखो, बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट। सपोज आप रुपया गिनना चाहते हो, है ना, तो कंप्यूटर में आपको पता है कि रुपया गिन सकते हो, तो आप रुपया गिनने के लिए वहाँ पे आपने रुपया को कैलकुलेट करने के लिए आपने रुपया को डाला, ठीक है, बहुत सारे नोट्स को, तो उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, आप उस पर रिलाई कर सकते हो। लेकिन एक इंसान पर रिलायबल हो सकते हो क्या? बहुत कम चांस है ना। थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि नहीं यार, हो सकता है गलती कर दिया हो इसने, है ना, लेकिन हम मशीन पे बहुत ज़्यादा रिलायबल है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स अकर ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग। द कंप्यूटर्स नेवर मेक ऑफ देयर ओन अकर्ड, राइट। बिल्कुल, आपका अगर मान लेते हैं 1 लाख का नोट आपने कैलकुलेट करने के लिए डाला, तो आपको 1 लाख ही आंसर मिलेगा। अगर आपने 99,000 डाला है तो आपको 99,000 ही मिलेगा, है ना। हो सकता है आपने गलती किया हो, लेकिन कंप्यूटर कभी गलत नहीं होगा। आपकी गलती की वजह से कंप्यूटर गलती बता सकता है आपको, है ना। तो कंप्यूटर अपने से कोई भी एरर क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो लास्ट, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले मतलब क्या? कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। देखो सीधा सा समझो आप, जैसे आप कंप्यूटर में कोई यूएसबी ड्राइव लगाना चाहते हो, तो आपको कुछ करना पड़ता है क्या? बस आपने यूएसबी ड्राइव लगाया और उसके बाद वो ओपन हो गया, है ना। आप उससे डेटा ले सकते हो या फिर उसमें डेटा भेज सकते हो ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली उस पर कन्फिगर कर लेता है। जैसे कोई गेम खेलना चाहते हो, आप क्या करते हो? बस आपको उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आप खेलो। प्लग एंड प्ले मतलब कोई भी चीज़ आपको बहुत ही मैनुअली नहीं करना पड़ता, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता उतना ज़्यादा, आप ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीज़ कंप्यूटर खुद ही कर लेता है, ठीक है। वो खुद ही कॉन्फ़िगर कर लेता है कि क्या है नहीं है ना। कैमरा ऑन करते हो, फोटो खींचते हो, बहुत ही सिंपल है, लेकिन कंप्यूटर के पीछे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिकली, तब जाके आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्विक वर्ड्स एंड डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं, हो सकता है आपको ना पता हो सकता है आपको समझ में ना आया हो अब तक, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। इसका डेफिनेशन, इट इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। देयर आर द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एटसेट्रा। मतलब समझ गए। देखो हार्डवेयर क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स होता है जो एक कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर से आप माउस को हटा दोगे तो कंप्यूटर कैसे यूज़ करोगे? डेस्कटॉप कंप्यूटर को, है ना। कीबोर्ड से यूज़ करोगे, अगर कीबोर्ड को हटा दे तो कैसे यूज़ करोगे? कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स जो एक कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाता है, ठीक है, तो उन्हें ही हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है। जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एटसेट्रा। ओके, समझ में आ गया। और सॉफ्टवेयर क्या था? देखो सॉफ्टवेयर बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि आजकल बहुत फेमस है। देखो इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क। देखो एक जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेसिफिक प्रोग्राम और प्रोसीजर्स का रिजल्ट है। जैसे एक कैलकुलेटर, अगर आप लैपटॉप में कैलकुलेटर ऑन करते हो तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो पर्पस किसके लिए बनाया गया है? कैलकुलेशंस करने के लिए। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स के द्वारा बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए। तो उसी तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर भी होता है, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग के लिए बनाया गया है, तो स्पेसिफिक उसमें प्रोग्राम और प्रोसीजर्स का यूज किया गया है उसे सिर्फ और सिर्फ चैट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वर्ड हो गया, है ना, वेब ब्राउजर्स हो गया, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ तक कि फेसबुक भी एक सॉफ्टवेयर है। तो सारी चीजें ये सब सॉफ्टवेयर्स के कैटेगरी में आता है। आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे पूरा डीपली, ठीक है। तो चलिए फिर डेटा आप बात करते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इन्फॉर्मेशन और डेटा एक ही तो नहीं है।
बट एक्चुअल में डेटा और इन्फॉर्मेशन एक नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो देखो, डेटा और इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक साथ में समझने का ट्राई करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। डेटा देखो, डेटा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक नंबर्स, अल्फाबेट्स, टेक्स्ट ऑन पेपर एटसेट्रा आर नॉन एज डेटा। मतलब अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जैसे नंबर्स हो गया, अल्फाबेट्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सारे डेटा के कैटेगरी में आता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन अ डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, presented in a context so it has to be useful, it is called information। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कैसे। इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे 12, 11, उसके बाद लिखता हूँ 21, है ना। अब देखो, इसको आपको देख के क्या लग रहा है? ये कुछ भी हो सकता है ना। एक हो सकता है आप नंबर भी कह सकते हो, एक कोई सीरियल नंबर कर सकते हो, या कोई आप OTP कह सकते हो। तो ये जो आपको पता नहीं चल रहा आखिर है क्या ये, लेकिन नंबर्स है यहाँ पे, है ना। नंबर्स है लेकिन पता नहीं चल रहा आखिर है क्या ये, तो इसी को बोलता है डेटा। लेकिन आप इसे इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हो, इसे आप इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसका अता पता ही नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है, ये अनप्रोसेस्ड है, ये कुछ भी हो सकता है ना। ये OTP हो सकता है, ये किसी चीज़ का नंबर हो सकता है, किसी सीरियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस नहीं है, इसे पता नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट देता हूँ, समझने का ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ये दे दिया, स्लैश दे दिया 2। अब क्या समझ में आ रहा है? अब समझ में ये आ रहा है कि ये 12 तारीख है, 11वां महीना है 2021। अब समझ में यहाँ पे आपको अब कुछ आपको समझ में आ रहा है ना कि ये 12/11/2021 है। तो ये क्या हो गया? ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है और ये एक इन्फॉर्मेशन टाइप का लग रहा है, बट ये इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है, ये अभी भी एक डेटा ही है। हो सकता है ये आपका बर्थडे हो नहीं सकता है, 2021 है तो मान लेते हैं क्या कि ये कोई डेट है एग्जाम का, है ना। लेकिन हो सकता है ये किसी ट्रेन का टिकट का डेट हो, है ना। मतलब यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी कोई क्लियर नहीं है। तो ये अभी भी एक डेटा ही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि एक एग्जाम डेट है, ठीक है, एक मान ले एग्जाम डेट है, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे अभी ये एग्जाम डेट है, तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं ये डेट है, लेकिन ये एग्जाम डेट है, लेकिन ये अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यस, ये अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम डेट, लेकिन एग्जाम तो बहुत तरह का होता है ना। एग्जाम बहुत तरह का होता है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो ये अभी भी डेटा ही है। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम डेट है ये है 12th का, है ना। 12th का डेट है, 12th क्लास का, आप क्लास लिख सकते हो। ओके, तो अब क्या ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है? क्या ये इन्फॉर्मेशन अभी भी? बिल्कुल नहीं है दोस्त, ये अभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अभी भी डेट ही है। अब बात आती है 12th का एग्जाम डेट है, लेकिन कौन सा बोर्ड से? बिहार का है कि यूपी का है कि दिल्ली का है, राजस्थान का है, कहाँ का है, किस बोर्ड का है? CBSE है कि NCERT है, क्या है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये है CBSE का, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देना इंडिया, ठीक है, CBSE इंडिया, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे लिखे है ना, ये जो पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया, अब ये हमें क्या समझ में आ रहा है? देखो कि ये एग्जाम डेट है और ये 12th का एग्जाम डेट है, 12th क्लास का, और ये CBSE बोर्ड का है एग्जाम, ठीक है, जो इंडिया में होगा। तो अभी क्या हो गया? ये एक इंफॉर्मेशन बन गया। अब आप इस पे रिलाई कर सकते हो, ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको डेटा और इंफॉर्मेशन में समझ में आ गया होगा, है ना। आ गया होगा ना। अगर नहीं आया है फिर भी आप कमेंट करना, बिल्कुल मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो ये था इंफॉर्मेशन और डेटा का बीच का डिफरेंस। अब देखो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। तो देखो सीधा सा समझो कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक तरह का ये कमांड होता है, एक तरह का ऑर्डर होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर का लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसी को इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है। जैसे अब देखो मैंने बोला था ना कि 1+1 हमने यहाँ पे राइट किया, लिखा, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू। तो ये क्या है? एक तरह का इंस्ट्रक्शंस ही तो है कि हमको 1+1 का रिजल्ट चाहिए। तो जो हुआ ये क्या हुआ?
इसी को बोलता है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिर भी हम डीपली समझेंगे आने वाले टाइम में, तो अभी आप इतना ही समझो, इतना काफी इंस्ट्रक्शंस का मतलब, ठीक है। प्रोग्राम, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। अब देखो ये डीपली किस में आ गया, प्रोग्रामिंग में आ गया। अब प्रोग्राम क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जैसे कोई कैलकुलेटर है ना, एक कैलकुलेटर है कंप्यूटर में, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर को भी तो बनाया गया है, तो इस कैलकुलेटर को बनाया गया है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो कंप्यूटर को दिया गया है परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टास्क। अब इस कैलकुलेटर को जो बनाया गया है कुछ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, तो ये जो बनाया गया किस लिए बनाया गया है, कैलकुलेट करने के लिए, तो इसी को एक बोलता है प्रोग्राम, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। ओके, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो देखो अब तक 5 जनरेशन का कंप्यूटर आ चुका है, ओके, तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो जनरेशंस की बात करो तो फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड था वो 1940 से लेकर 52 तक था, और इसका जो मैन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स था उस टाइम का, तो यूज़ किया जाता था इलेक्ट्रिक वॉल्व, वैक्यूम ट्यूब, और उस टाइम का जो मैन कंप्यूटर्स थे बहुत फेमस थे, उसमें से यूनिवैक बहुत फेमस था, EDSAC, EDVAC, ये बहुत फेमस कंप्यूटर्स थे। देखो ये थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। देखो अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 का कोई मूवीज देखे होंगे हॉलीवुड का खास करके, तो आपको इस तरह का कंप्यूटर्स देखने को मिलेगा उस टाइम का। ओके, तो ये थे फर्स्ट जनरेशन। सोचो यहाँ से हम यहाँ आ गए, है ना, तो फर्स्ट जनरेशन ये था। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी चाहिए, वो है ये नेम्स, ओके, पूछा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन की बात करूँ तो इसका जो पीरियड था टाइम वो 1952 से लेकर 64 तक का था। उसमें जो मैन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ किया जाता था वो था ट्रांजिस्टर्स, और इसका जो मैन कंप्यूटर बहुत फेमस था उस टाइम। IBM ने तो हिला डाला था, अभी भी हिला ही रहा है मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो उस टाइम जो फेमस कंप्यूटर्स थे, देखो ये IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600, एटलस बहुत फेमस था, ICL 1901। तो ये सारे थे मैन कंप्यूटर्स उस टाइम का। सेकेंड जनरेशन देखो ये थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, मतलब पहले इस तरह का थे, वहाँ से थोड़ा बहुत ये छोटा बना और ये यहाँ पे यूज़ होने लगा, ठीक है। थर्ड जनरेशन देखो 1964 से लेकर 71 का जो टाइम था, ये था थर्ड जनरेशन का, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था उस टाइम का वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें जो मैन कंप्यूटर्स थे IBM 360, IBM 370, NCR 395, CDC 1700, ICL 2903। तो ये थे मैन कंप्यूटर्स जनरेशन 3 का। और जनरेशन 4 देखो 71 से लेकर अब तक का जो टाइम है ये 4th जनरेशन का भी चल रहा है, ठीक है। जैसे लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट और प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ किया जाता है मैन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में, ठीक है, 4th जनरेशन के लिए। और इसमें आपको एप्पल का कंप्यूटर दिखेगा, है ना, और माइक्रोसॉफ्ट का भी कंप्यूटर दिखेगा जो 4th जनरेशन में आता है अभी भी। और 5th जनरेशन के बारे में बताऊं तो अभी से लेकर आने वाले टाइम तक जो कंप्यूटर होगा वो 5th जनरेशन का चलेगा, ठीक है, जिसमें एडवांस प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में कि किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और क्या कौन सा कंप्यूटर है, कैसा है, ठीक है। उसमें AI आ जाता है। AI बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि AI का ज़माना आने वाला है, अभी तो जस्ट शुरुआत है इसका, और आने वाले टाइम में AI ही कवर करेगा हर एक चीज़ को। बहुत ही फैंटास्टिक सब्जेक्ट है अपने आप में। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये होंगे मैन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो बात करेंगे जब ये कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो उस टाइम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं जो जनरेशन 5 में आता है, ओके। तो देखो ये है 3rd जनरेशन। आप देखे होंगे पुराने टाइप के, बिल गेट्स के टाइम का, स्टीव जॉब्स के टाइम का, जब उन्होंने अपना कंप्यूटर लॉन्च किए थे तो इस तरह के कंप्यूटर आपको देखने को मिला होगा, है ना, 4th जनरेशन का। तो अभी 5th जनरेशन ऐसा दिखेगा और ऐसा दिख रहा है। कुछ कंप्यूटर्स 5th जनरेशन के हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको 5th जनरेशन के मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कंप्यूटर्स अभी भी 4th जनरेशन का यूज किया जाता है, ओके। ये है सर्कल जनरेशंस का जो आपको देखने को मिल रहा है। देखो पहला जनरेशन में जो यूज़ किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था, ये है ना। उसके बाद 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ करना स्टार्ट हुआ। 3rd जनरेशन में ICS का यूज़ किया गया मैन कंपोनेंट के रूप में। उसके बाद 4th जनरेशन में जो अभी चल रहा है हाईएस्ट बहुत ही एडवांस प्रोसेसर यूज़ किया जाता है ना।
उसके बाद 5th जनरेशन का जो होगा वो उसमें अपने आप में थिंकिंग पावर होगा। सोचो, क्योंकि AI का यूज़ होने वाला है तो फिर तो अमेजिंग होगा, ठीक है। उसके बाद 6th जनरेशन जो आएगा, आप हॉलीवुड मूवी देखे हो ना, एकदम मस्त पेपर का तरह आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा, आपका जो स्मार्टफोन होगा पेपर का तरह होगा। उस टाइम तो अलग ही नाम होगा, तो इस तरह का होगा जो अमेजिंग होगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में बहुत मज़ा आने वाला है अगर ज़िंदा रहोगे, मैं खुद ज़िंदा रहूँ, सब ज़िंदा अगर रहे 50-60 साल और, तो फिर बहुत कुछ देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। तो देखो कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनानी चाहिए। जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पूरा नोट मैं आपको मार्बल एजुकेशन स्टोर में अवेलेबल करा दूंगा। तो देखो, सिद्धार्था जो था कंप्यूटर का नाम, वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। नाम याद रखना, सिद्धार्था, ठीक है। ये पहला कंप्यूटर इंडिया में डेवलप किया गया था। उसके बाद एलन ट्यूरिंग इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये नाम तो आप याद रखो ही रखो, एलन, ओके। नेक्स्ट है जॉन वॉन न्यूमैन was introduced first architecture of computer in the year 1948। पहला आर्किटेक्चर कंप्यूटर का इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बात याद रखना, ये जो बेल लेबोरेटरी है, इन्होंने ट्रांजिस्टर्स का सबसे पहले इन्वेंट किया था, ओके। उसके बाद इन 1958 जैक एस्टी क्लेयर किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस इन्वेंटेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, जो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया कंप्यूटर के फील्ड में। और ये बहुत ही बड़े लोग हैं, मतलब बहुत महान लोग हैं कंप्यूटर के फील्ड में, तो आप बिल्कुल बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का कंप्यूटर इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हो कंप्यूटर को और जो एग्जीक्यूशन कंप्यूटर करता है वो बहुत ही सिक्वेंशियल होता है, मतलब पैरेलल सिक्वेंशियल, मतलब एक ही टाइम में हो जाता है, समझ गए आप। जैसे आप कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो, हजारों लाखों करोड़ों का, आप जैसे ही क्लिक करते हो वैसे ही आपको आंसर मिल जाता है ना। कंप्यूटर टाइम नहीं लगाता, पहले टाइम लगता था कैलकुलेट करने में, कैलकुलेशन अगर पहले होता था ना तो टाइम लगता था, लेकिन अभी करोड़ों अरबों कितना भी कर लो चुटकी में। तो यही यहाँ पे बात बोला जा रहा है कि आज इंस्ट्रक्शन जो भी देते हो उसका जो एग्जीक्यूशन होता है बहुत ही पैरेलल होता है और सिक्वेंशियल होता है, फटाफट 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 आपको आंसर मिलता है। तो ये चीज़ आज की डेट में कंप्यूटर कर रहा है, सोचो इतना एडवांस अभी हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम जानेंगे कि कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, ओके। पहला हो गया बेस्ड ऑन साइज, उसके बाद दूसरा बेस्ड ऑन वर्क और तीसरा बेस्ड ऑन पर्पस। ये है इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम जो बात करेंगे बेस्ड ऑन साइज भी बात करेंगे, बेस्ड ऑन वर्क भी बात करेंगे और बेस्ड ऑन पर्पस भी बात करेंगे, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो बहुत ही लाजवाब होगा। देखो, पहला बेस्ड ऑन साइज की अगर बात करूं तो 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ही फेमस है। पहला हो गया माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट हो गया बेस्ड ऑन वर्क, एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन पर्पस, तो ये 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। तो हम पहला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बेस्ड ऑन साइज। तो मैंने आपको बता दिया कि बेस्ड ऑन साइज 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद डी सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे माइक्रो कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होते हैं बहुत ही कम पावरफुल होता है, लिस्ट पावरफुल, ठीक है। येट मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स, ठीक है। और बहुत ही यूज किया जाता है लोगों के द्वारा और ये पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। 3 तरह का फिजिकल इक्विपमेंट ये कंसिस्ट करता है। पहला हो गया सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये भी चीज याद रखना, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो कंसिस्ट करता है 3 तरह का फिजिकल इक्विपमेंट ही कंसिस्ट करता है। अगेन सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, कितने तरह के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो देखो, पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर जो बहुत ही फेमस है, आपको पता है ना। आज जो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये पर्सनल कंप्यूटर पे ही तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना।
बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना, बहुत बहुत फेमस है। These are small, relatively economical computers. These are based on the microprocessor technology, IC, integrated circuit, है ना। तो ये हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर का अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो ये आप बता सकते हो। ओके, ये छोटे होते हैं और इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लैपटॉप का, ये भी माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है। These computers are also known as ultrabook or notebook. These are portable, light-weighted. They include rechargeable battery, so these can work anywhere. है ना। तो ये हो गया लैपटॉप। आपको पता ही होगा लैपटॉप क्या होता है ना। तो इसका डेफिनेशन याद कर लेना। तो मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी एक लैपटॉप पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारी चीजें। तो लैपटॉप में क्या होता है, एक रिचार्जेबल बैटरी होता है ताकि आप कहीं भी काम कर सकें, है ना। तो और साथ में कंप्यूटर्स, ये जो लैपटॉप्स होते हैं ये नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है, अल्ट्रा बुक के नाम से भी जाना जाता है, और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक के नाम से जाना जाता है, जो एप्पल का होता है ना। उसका तीसरा जो होता है इसको बोला जाता है हैंड हेल्ड और पाम टॉप। देखो ये जो फोटो है ना, ये फोटो देख लो आप, ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है और आज के डेट में बहुत कम यूज़ होता है, बट हाँ कई सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, जैसे कोई हैकर्स होते हैं, है ना, तो इस तरह के कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं आज की डेट में भी। ओके, इसे PDA भी कहा जाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो देखो यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन देख सकते हो, है ना। These are the smallest and are designed to fit into palm, इसलिए पाम टॉप कहा जाता है। पाम में आसानी से फिट हो सकता है, बहुत ही छोटा मोबाइल का तरह होता है ना। So these are also known as palm top. They are practical for certain functions such as phone books and calendars. They use the pen for input instead of keyboard, ठीक है। तो इसमें कीबोर्ड जो होता है उसे एक पेन के थ्रू यूज किया जाता है। ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही यूजफुल भी होते हैं। ओके, तो ये था पाम टॉप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टैबलेट कंप्यूटर। आप जानते होंगे टैबलेट बहुत आज की डेट में बहुत फेमस है। एप्पल का तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आज लोग इसका यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के रूप में, बहुत ही मस्त है, यूजेबल है ना। इसका डेफिनेशन देख लो, फीचर्स होता है नोटबुक कंप्यूटर का, ठीक है। दिस कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ पेन इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड और माउस। बिल्कुल, आप इसे उंगली से यूज़ कर सकते हो या फिर पेन से यूज़ कर सकते हो, जो कि आज की डेट में लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया वर्क स्टेशन कंप्यूटर। These are computers dedicated to a user or a group of users engaged in business or professional work. It includes on a high resolution display and a faster processor than a PC. देखो ये जो फोटो दिख रहा है ना आपको, ये है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, जिसमें बहुत सारे काम एक साथ में कोई करता है। जैसे कोई इंसान है अकेले और वो एक साथ में वीडियो एडिटिंग भी करता है और कई सारे अलग अलग बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो एक साथ में कई सारे कंप्यूटर्स को साथ में काम करते हैं, तो उसे वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उससे ज़्यादा हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसर उसका ज़बरदस्त होता है, फास्टर होता है, और उसका रेजोल्यूशन भी डिस्प्ले का हायर होता है, जो एक PC से बेहतर होता है, आप कह सकते हो। ओके, तो हमने बात कर लिया माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में 5 तरह का होता है, याद रखना। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपको, 5 तरह का तो नहीं पूछेगा माइक्रो कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, इस तरह का नहीं पूछेगा, बट आपको पूछेगा कि एक जो टैबलेट है ये किस कैटेगरी में आता है। ओके, क्या ये मिनी कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है, तो आपको यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर बोलना है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब मिनी कंप्यूटर का। देखो ये जो फोटो दिख रहा है ये है मिनी कंप्यूटर। नॉर्मल लोग इसे यूज करते नहीं है, हम लोग जो यूज करते हैं डेली लाइफ में वो माइक्रो कंप्यूटर ही यूज करते हैं। ओके, तो मिनी कंप्यूटर का डेफिनेशन समझ लो। These are smaller in size, faster and cost lower than mainframe कंप्यूटर। बिल्कुल mainframe कंप्यूटर से ये थोड़ा सा कॉस्ट में कम होता है, ओके, साइज में भी ये कम होता है। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर्स वेर डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD CAD बहुत फेमस है इंजीनियर्स के लिए, बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर विच आर नॉन एज सर्वर्स। समझ लो बात को। देखो शुरुआत में जो था ना मिनी कंप्यूटर जो बनाया गया था वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया था, इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था, जिसमें CAD वगैरह आता है। ओके, लेकिन अभी एज ए सेंट्रल कंप्यूटर यूज किया जाता है, जिसे आप जानते हो ना सर्वर्स बोलते हैं, कि इसका सर्वर वहाँ पे है, गूगल का सर्वर, फेसबुक का सर्वर, अलग अलग कंपनीज का सर्वर होते हैं, होस्टिंग का सर्वर होता है। तो जो सर्वर्स होते हैं उसमें जो यूज़ किया जाता है मिनी कंप्यूटर का भी यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर जैसे फेमस मिनी कंप्यूटर्स की बात बताऊं तो देखो IBM 17 है, DEC है, PDP 11 है, उसके बाद HP 9000 है, एटसेट्रा। तो ये सारे कंप्यूटर्स आपको मिलेंगे। मिनी कंप्यूटर ये है, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो या फिर गूगल में सर्च कर सकते हो मिनी कंप्यूटर। ओके, वहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे मिनी कंप्यूटर का, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। बट
नॉर्मल लोग जो है यूज़ नहीं करते हैं मिनी कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा बड़ा होता है और ये और बड़े बड़े सर्वर्स में भी यूज़ किया जाता है इसका भी, है ना, जो हाईली इंपॉर्टेंट होता है बड़े बड़े कंपनी के लिए। ठीक है, जो वो इसका डेफिनेशन देख लो। दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज, बहुत बड़ा मेमोरी स्टोरेज होता है इनके पास, और कंप्रीहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा इसमें आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व्स एज अ बैकबोन फॉर द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड। बिल्कुल, बिजनेस जो चलता है, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस से कंपनीज जो चलते हैं, उनके पीछे कौन काम कर रहा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही काम करते हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ना। और एक बात, आप मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूट्यूब में सर्च करना या गूगल में सर्च करना इसको भी, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इससे रिलेटेड, तो वो चीज़ देखना, बहुत ज़्यादा उससे भी नॉलेज आपका गेन होगा। इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ अ नेटवर्क कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स दैट अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर को हार्ट ऑफ अ नेटवर्क कंप्यूटर्स बोला जाता है, जो हेल्प करता है बहुत सारे लोगों को एक जगह में एक साथ काम करने के लिए। जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज़ होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो कैसे इतना इजीली काम करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का हेल्प से ही काम करते हैं। ओके, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जैसे देखो IBM 370, IBM S390, यूनिबैक बहुत फेमस है 1110। तो ये सारे कंप्यूटर्स हैं मेन फ्रेम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस वर्ल्ड के लिए, कोई भी कंपनीज रन करने के लिए, बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर। लास्ट आता है आज की डेट का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, वो है सुपर कंप्यूटर। बहुत फेमस है ना। और इनके पास जो होता है ना, बहुत ही हाई प्रोसेसिंग स्पीड होता है, और कहा जाता है सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी कंपेयर टू ऑल द कंप्यूटर्स। ये सबसे बड़ा होता है साइज में भी, मेमोरी में भी, और पावरफुल तो होता ही है। और एक चीज ये देखो, ये याद करने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स। ये फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड को नापा जाता है वो फ्लॉप्स के द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि इसका स्पीड बहुत मतलब खतरनाक होता है खतरनाक। ओके, तो सुपर कंप्यूटर्स का यूज किस लिए होता है? देखो, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशंस, इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज। बिल्कुल, सुपर कंप्यूटर्स का यूज इन सब चीजों में होता है। सोचो, बहुत ही हाईली कैलकुलेशन, जैसे आपको पता है कि मंगल ग्रह में मंगलयान भेजा था इंडिया में, है ना। तो इसरो में क्या चीज का यूज होता है? सुपर कंप्यूटर्स का, क्योंकि वहां पे हाई कैलकुलेशन का यूज होता है एक एक चीज का। सोचो यहाँ से कितना ज्यादा दूर है, तो उतना कैलकुलेशंस को करना है एक कंप्यूटर को, तो वहां पे क्या यूज होता है? सुपर कंप्यूटर्स। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, वेदर फोरकास्टिंग, जैसे वेदर्स होता है ना कि कहाँ पे तूफान आने वाला है, कहाँ पे सुनामी आने वाला है। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। और न्यूक्लियर रिसर्च, आपको पता है न्यूक्लियर प्लांट, वहाँ पे भी यही यूज़ होता है। मिलिट्री एजेंसीज, बड़े बड़े मिलिट्री एजेंसीज जो होते हैं, उनमें भी यूज़ किया जाता है। और साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में भी इसी का यूज़ होता है, जैसे नासा में हो गया, इसरो में हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, तो आप देखो कुछ सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बताता हूँ। ये जो है ना, क्रे 1 was the world's first supercomputer introduced by Seymour R. Cray in 1976। तो सुपर कंप्यूटर पहला जो आया था और उसका जो नाम था क्रे 1 था, सेमोर आर क्रे ने इंट्रोड्यूस किया था 1976 में। ये पॉइंट याद रखना। ओके, और परम, ये जो परम नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, खास करके ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया में डेवलप किया गया था, परम। ओके, और ये परम ईशान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में इंडिया में, खास करके बहुत ही फेमस भी है इंडिया में, is the latest machine in the series of Param made by CDAC and IIT Guwahati on 20th September 2016। 2016 में इसे बनाया गया है परम ईशान को। तो ये आज की डेट में लेटेस्ट है इंडिया में सुपर कंप्यूटर। ओके, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्क। बेस्ड ऑन साइज हमने बात कर लिया, बेस्ड ऑन वर्क अब बात करते हैं। पहला, एनालॉग कंप्यूटर। देखो, बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं होता है कि कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर यूज किया गया है, जबकि कंप्यूटर वहां पे भी यूज किया जाता है। जैसे देखो, एनालॉग कंप्यूटर अब बात करते हैं। देखो, दीज कंप्यूटर्स आर कैरी आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। जैसे स्पीडोमीटर, ये है ना स्पीडोमीटर, कार्स में लगा हुआ रहता है,
वो क्या है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, वहां पे भी कंप्यूटर्स ही हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली। इट यूजेस द कंटिन्यूअस वेरिएबल्स फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड यूटिलाइज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, एनालॉग कंप्यूटर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है उसको मैनिपुलेट करता है, उसको यूटिलाइज करता है, उसको कन्वर्ट करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। यहाँ पे देखो जैसे स्पीडोमीटर है ना, तो स्पीडोमीटर कैसे हमें स्पीड बताता है कि ये कितना स्पीड हुआ, कितना है, 90 है, 130 है, कैसे बताता है? ये जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट कर देता है आपको डेटा में। आपको फिर ये मिल जाता है एज ए इन्फॉर्मेशन कि नहीं इतना में चल रहा है, 40 में चल रहा है, 50 में चल रहा है ना। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है ताकि आपको मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये है एनालॉग कंप्यूटर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है सेकंड पार्ट बेस्ड ऑन वर्ड का। ओके, तो देखो जो पीसी है हम लोग का, इसी को ही डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। अगर वर्ड के हिसाब से अगर हम बांटे तो 3 तरह का, पहला हो गया एनालॉग, दूसरा हो गया डिजिटल, तीसरा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, जो हम बात करेंगे अभी इसके बारे में भी। देखो सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, they do work by calculating the binary digits. A digital computer not only performs mathematical calculations but also combines the bytes to produce desired graphic and sounds. देखो ये जो कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये कैसे काम करते हैं, बाइनरी डिजिट्स के द्वारा। बाइनरी डिजिट्स क्या होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ऐसे समझ लो बाइनरी डिजिट्स 1 और 0 होता है। ये जो कंप्यूटर होता है ना, ये कंप्यूटर हमारा लैंग्वेज नहीं जानता है। हम इंग्लिश टाइप करेंगे या कुछ भी टाइप करेंगे 1 2 3, ये कुछ भी नहीं पता है इसको। ये जो कंप्यूटर है सिर्फ और सिर्फ समझता है 1 और 0 का भाषा, बाइनरी डिजिट्स 1 0 1 0। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं है, आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो सीधा सा अभी समझो कि कंप्यूटर जो है एक्चुअल में बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है, 1 और 0 को। ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर इसी का यूज होता है यहाँ पे। और डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकता है, बल्कि आपको डिजायर्ड ग्राफिक्स और साउंड्स भी प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। बिल्कुल देता है ना। आप मूवी देख सकते हो, फोटो देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो ये हो गया पीसी, ये हो गया डिजिटल कंप्यूटर। तो हम लोगों का कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखो हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो हाइब्रिड कंप्यूटर हेल्थ सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखो these आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, सीधा सा इसका डेफिनेशन है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कंप्यूटर्स विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, जैसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ना, ये आपका धड़कन को दिखाता है कितना कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। मूवीज़ में देखे होंगे आप लोग, है ना। तो अगर किसी पेशेंट का ईसीजी में एक पूरा का पूरा सीधा लाइन दिखाता है तो इसका मतलब उसका धड़कन नहीं चल रहा है, फिर उस इंसान का डेथ हो जाता है ना। तो ईसीजी क्या है, एक एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको डिजिटल भी दिखेगा और एनालॉग का भी सिस्टम दिखेगा। तो ये था बेस्ड ऑन वर्क 3 तरह का, पहला हो गया एनालॉग, दूसरा हो गया डिजिटल, तीसरा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बेस्ड ऑन पर्पस। तो देखो 2 तरह का होता है ना। पहला हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर और सेकेंड हो गया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर का डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स व्हिच आर यूज्ड टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जैसे डेटाबेस बनाने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, तो ये सारे जो चीज़ होते हैं ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर में हम लोग का पीसी भी आता है। तो हम लोग का जो पीसी है इसे क्या कहा जाता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इसमें हम एक चीज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, इसीलिए हो गया ये जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो एक स्पेशल काम को करता है ना, नाम से ही पता चलता है कि स्पेशल पर्पस है। तो दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व बाय सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, दीज आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। मतलब जो स्पेशल काम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया हो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है, ठीक है। जैसे एटीएम क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है। तो समझ में आ गया बेस्ड ऑन पर्पस 2 तरह का, पहला हो गया जनरल, दूसरा हो गया स्पेशल पर्पस। तो एटीएम क्या हो गया, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गया। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, एटीएम तो मैंने बता दिया। उसके बाद देखो ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, जैसे एयरक्राफ्ट सब लैंड करता है
तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कंप्यूटर यूज होता है, उसमें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज होता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन आपने देखा है ना, तो वॉशिंग मशीन क्या है, वो भी एक कंप्यूटर ही है, बस वो क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ओके, तो समझ में आ गया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, है ना। तो फिर भी देख लो, पहला हो गया बेस्ड ऑन साइज, इसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन वर्क एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और बेस्ड ऑन पर्पस जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये हो गया कंप्यूटर्स का टाइप्स। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ अलग अलग कंप्यूटर्स जो बहुत ही फेमस है आज की डेट में, जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो, पहला क्वांटम कंप्यूटर। यस, आपने अगर एंड गेम देखा है या फिर आप एवेंजर्स, तो आपको पता चला होगा क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। आयरन मैन यूज करता है ना क्वांटम कंप्यूटर, अपना जो सूट होता है। तो क्वांटम कंप्यूटर को जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो रिचर्ड फेमन के द्वारा किया गया था, और उसके बाद ये क्वांटम फेनोमेना को यूज करते हैं। ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। सोचो, क्वांटम कंप्यूटर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है और ये ब्रेन की तरह काम करता है, इंसान का ब्रेन। सोचो, और अभी इसका डेवलपमेंट बाकी है, इस पे काम चल रहा है, बड़े बड़े कंपनीज काम कर रहे हैं इस पे। तो हो सके आने वाले टाइम में आपको इसका वर्जन्स देखने को मिलेंगे अलग अलग और जबरदस्त। ओके, तो क्वांटम कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर सुन लो। नैनो कंप्यूटर इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंप्यूटर स्मॉलर देन माइक्रो कंप्यूटर, यूजुअली अबाउट साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल, नैनो कंप्यूटर जो होता है, माइक्रो कंप्यूटर हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं, इससे बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है क्रेडिट कार्ड के इतना साइज होता है। जैसे देख लो, ये जो फोटो मैंने लगाया है, ये है आपका नैनो कंप्यूटर। इसका एग्जांपल देखो, रास्पबेरी पाई, इसको आप सर्च करना, आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा। ये 5-6 हज़ार का दाम होता है इसका। ये है आपका नैनो कंप्यूटर। ठीक है, इसी का यूज़ होता है उसमें। तो बहुत ही अमेजिंग है ये भी। इसका यूज़ किया जाता है एक्चुअल में स्कूल्स में, है ना, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए। बहुत कम प्राइस में आपको अच्छा कंप्यूटर मिल जाता है, अच्छा प्रोसेसिंग मिल जाता है। तो ये टीचिंग के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ओके, नैनो कंप्यूटर बिल्कुल सर्च करना, रास्पबेरी पाई। उसके बाद हो गया प्रत्यूष। ये जो कंप्यूटर है इंडियन मेड सुपर कंप्यूटर है, जो अभी का टाइम में पूरा दुनिया में 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। सोचो, और इंडिया का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो डेडिकेटेड है वेदर के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। ओके, तो प्रत्यूष ये भी नाम याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस क्या, कंप्यूटर का काम, आखिर कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है, किन किन कामों में। ओके, तो देखो, बैंकिंग में आपको पता ही है, बैंक में लाइन लगे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कंप्यूटर का यूज होता है वहाँ पे। कभी कभी सिग्नल्स गायब होते हैं, है ना, तो ये है। और बैंकों में कंप्यूटर का यूज किस लिए होता है, मनी ट्रांसफर के लिए होता है ना। डिपॉजिट अगर आप करना चाहते हो तो भी आप वहाँ पे कंप्यूटर का ही यूज होता है। उसके बाद विड्रॉल करना चाहते हो वो भी होता है ना। बैंक शीट वगैरह बैंक को मैनेज करने के लिए, उसका डेटा मैनेज करने के लिए, तो ये यूज होता है बैंकिंग में। ओके, नेक्स्ट हो गया एजुकेशन में। आपको पता है एजुकेशन में कंप्यूटर का कितना बड़ा रोल है। एजुकेशन में अगर कंप्यूटर को हटा दिया जाए तो फिर एजुकेशन यूजलेस हो जाएगा। ओके, तो देखो, कंप्यूटर इज वेरी इफेक्टिव टूल इन एजुकेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, रिजल्ट प्रोसेसिंग, स्टूडेंट डेटा प्रोसेसिंग, नोट्स प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल लर्निंग, बहुत सारी चीजें, है ना। तो एजुकेशन में यूज होता है किस किस चीज के लिए, पढ़ाने के लिए भी, रिजल्ट दिखाने के लिए, है ना। अगर किसी बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो उसका रिजल्ट कहाँ पे आता है, कंप्यूटर के थ्रू ही तो ये सब काम होते हैं, है ना। डेटा, स्टूडेंट का डेटा को मैनेज किया जाता है कैसे, कंप्यूटर के थ्रू, है ना। नोट्स प्रिपेयर किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। जैसे कॉलेजेस में आपको बहुत बड़े बड़े लैब्स मिलेंगे कंप्यूटर का। तो बिल्कुल एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज होता है। तो पहला हो गया बैंकिंग, दूसरा हो गया एजुकेशन, तीसरा हो गया एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब क्या, गेमिंग, है ना, मूवीज वगैरह देखते हो तो इसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, बिल्कुल कंप्यूटर का यूज़ होता है ना। जैसे फिल्म मेकिंग में होता है, एनिमेशन का जो मूवीज़ देखते हो वो कैसे बनता है, कंप्यूटर के थ्रू ही तो बनता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होता है एंटरटेनमेंट में। तो उन सब चीज़ों में किस चीज़ का यूज़ होता है, कंप्यूटर का यूज़ होता है। ये हो गया तीसरा, याद रखना। चौथा हो गया ऑफिस में, बिल्कुल बिजनेसेस में होगा ही होगा, है ना। उसमें रिपोर्ट्स तैयार किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है, कोडिंग किया जाता है। जैसे कोई गेमिंग कंपनी है तो वहाँ पे कोडिंग किया जाएगा, है ना, अकाउंटिंग के लिए। तो ये सारी चीजों में यूज होता है ऑफिस के लिए। ओके, पांचवा हो गया एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल, जैसे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट होता है या फिल्म का एडवर्टाइजमेंट होता है या एजुकेशन का एडवर्टाइजमेंट होता है, तो इसका यूज एडवर्टाइजमेंट में भी होता है कंप्यूटर का। ओके, और नेक्स्ट हो गया बिजनेसेस में। देखो, ऑफिसेस मतलब बिजनेसेस,
तो ऑलरेडी रिसर्च कर चुका हूँ, फिर भी इसको अलग से बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई स्टार्टअप है ना, तो उसमें फाउंडर्स होंगे, तो फाउंडर्स तो यूज़ करेंगे ना कंप्यूटर का, किस लिए? एम्प्लॉय का डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका प्रॉफिट लॉस का चार्ट बनाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बिजनेसेस में यूज़ होता है कंप्यूटर्स का। तो आप कह सकते हो कंप्यूटर्स का यूज़ होता है इन सारी चीज़ों में। तो और भी कई सारे होंगे जहाँ पे यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स। तो एक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया है ना। पहला बैंकिंग में, दूसरा एजुकेशन में, तीसरा हो गया एडवर्टाइजमेंट में, बिजनेसेस में। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्विक नोट। तो ये है एआई, इसका है जमाना दोस्तों। बिल्कुल एआई का जमाना है आने वाले टाइम में। अभी इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपको पता है ना। तो एआई आने वाले टाइम में हो सकता है कंट्रोल करे हर एक चीज़ को। और कहा भी जाता है कि कुछ टाइम बाद, अभी तो नहीं, कुछ टाइम बाद हो सकता है इंसानों और एआई में लड़ाई भी हो। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मूवीज़ भी बन चुका है। ओके, तो एआई क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझ लो। एआई इज़ एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, आप एआई से बीटेक भी कर सकते हो, तो इसीलिए ये एक पार्ट है, एरिया है कंप्यूटर साइंस का, दैट एम्फसाइजेज द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस। एआई क्या होगा? एक ऐसा मशीन होगा, एक ऐसा इंटेलिजेंट मशीन होगा जो काम और रिएक्ट करेगा एक्चुअल में इंसानों का तरह, है ना। रोबोट मूवी आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, उसमें क्या एआई का ही तो दिखाया गया है। चिट्टी जो होता है वो क्या है? एआई होता है। ओके, सम ऑफ द एक्टिविटीज कंप्यूटर्स विद एआई आर डिजाइन्ड फॉर इंक्लूड, जैसे देखो स्पीच रिकग्निशन जो आज की डेट में है ना। जैसे मेरा बात सुन के कोई डिवाइस अनलॉक होता है, तो उसमें एआई का थोड़ा सा चीज डाला गया है ना। आप पूरी तरह से एआई नहीं बोल सकते, बट हाँ उसका वो पार्ट है लर्निंग के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें एआई के द्वारा होगा। और देखो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना बाकी है, काम चल रहा है। आने वाले टाइम में देखो इसका क्या होता है, और बहुत ज़बरदस्त होगा जो भी होगा। और हम लोग बच के रहे तो 40-50 साल में एआई का तो बोलबाला रहेगा। ओके, तो आने वाले टाइम में अगर आप स्टडी करना चाहते हो कंप्यूटर का, तो एआई में भी जा सकते हो, एआई का स्टडी कर सकते हो। इस पर बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, और बहुत फ्यूचर है एआई में। ओके, तो ये था एआई का डेफिनेशन। नेक्स्ट है रोबोटिक्स। बिल्कुल, आप रोबोटिक्स में भी इंजीनियरिंग कर सकते हो। और रोबोटिक्स का मैं क्या बताऊँ, इसमें तो रोबोटिक्स का यूज़ बहुत जगह होता है। जैसे कार मेकिंग में रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि आपका जो चश्मा का लेंस बनता है ना, उसमें भी रोबोटिक्स का यूज़ होता है। तो मतलब बहुत जगह रोबोटिक्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका समझ लो, रोबोटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, एंड साइंस दैट डील्स विद डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शंस, operations and use of robots as well as computer systems for their control। रोबोटिक्स क्या है? इंजीनियरिंग का एक पार्ट है जिसमें डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शंस पे काम चलता है ना, जहाँ पे रोबोट का यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर का तो यूज़ होगा ही होगा उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एक तरह से आप कह सकते हो इनका यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, है ना। आपको एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो अगर आपने आयरन मैन मूवी देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे वो आयरन मैन जो होता है ना, वो अपने घर में बना रहा होता है अपना सूट, तो उसमें आपको दिखेगा इस तरह का, है ना। वो अपने आप उनको बोलता है ना। उसका जो एआई होता है जार्विस, बस एडवांस दिखाया है हर एक चीज़ को, है ना। एआई में जो जार्विस होता है वो क्या होता है? एआई होता है, और वो कंट्रोल करता है इस रोबोटिक्स को, है ना, रोबोट टाइप का। तो वो इस चीज़ को बनाता है ना एक्चुअल में। तो ये जो है ये अभी काम चल रहा है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। तो ये है आपका रोबोटिक्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हो। एंड लास्ट अब बात करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। वहाँ पे हम बात करेंगे इनपुट कैसे काम करता है, आउटपुट कैसे होता है, सीपीयू का क्या क्या काम है ना, एक्चुअल में कंप्यूटर कैसे बना है, ये कैसे काम करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर होने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, तो ये था पहला चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट करना, और साथ में आप कोर्स को कंप्लीट करते जाओ धीरे धीरे, सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, एक धैर्य के साथ पूरा कोर्स को कंप्लीट करो, पैसेंस के साथ, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब इट, है ना। फ्री में आपको कोर्सेज मिलते हैं, बहुत नॉलेजेस आपको मिलेंगे इस कोर्स में। और इस चैनल में आपको करियर टिप्स से रिलेटेड, सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड, जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड, एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, कॉलेज रिव्यूज से रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट।
सब्सक्राइब इट कर दो. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर.